हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा में धारा क्या होती है वो हम देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, अल्टरनेटिव करंट। ये क्या होता है? यानी किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का परिमाण एवं दिशा धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप से बदलता रहता है, तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं या एसी करंट कहते हैं। जैसे अगर इसका सिंबल अगर हम लोग देखें, पहले देख लेते हैं फिर परिभाषित कर देते हैं, तो वो इस तरह का चलेगा। जैसे ये हो गया, आपने कहा कि समय के साथ पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में बदलता रहता है। तो ये धनात्मक अर्धचक्र हो गया और ये ऋणात्मक अर्धचक्र हो गया। इस तरह से कि किसी निश्चित टाइम इंटरवल में किसी निश्चित समय अंतराल में जो है ये अपना परिणाम बदलता रहता है। इसका मतलब कि धनात्मक अर्धचक्र हो गया और ये ऋणात्मक अर्धचक्र हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल पूरी होती है, एक चक्र पूरा होता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये वेव के फॉर्म में तरंग के रूप में बहती है। कैसे बहती है? तरंग के रूप में चलती है। तो तरंग के रूप में चलने का मतलब ये हो गया कि ये धनात्मक अर्धचक्र, ये जो आप लाइन बना है एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, ऊपर वाले पोर्शन को धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। ठीक, तो आइए इसको परिभाषित कर लेते हैं। हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्ती रहता है। परिवर्तित होता है तो उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जैसा कि आप ग्राफ खींचते हैं वो बनाया जाता है। ये इधर आप टाइम मेजर करते हैं इस साइड, और इस साइड आपको एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे यानी आयाम। उस वेव का जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका आयाम किस तरह का है वो हम वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं या वाई एक्सिस पे मापते हैं। ठीक है ना? कुछ इस तरह का होता है। ये धनात्मक अर्धचक्र है, ये ऋणात्मक अर्धचक्र है। इसी तरह से ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। ठीक है ना? अगर ये पीक वैल्यू है, यहाँ पे इधर ये पीक वैल्यू है, आपको इस पीक वैल्यू को, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पीक वैल्यू को V0 या I0 से दिखाते हैं। ये ऋणात्मक वैल्यू होता है, -V0 या -I0। ठीक, उसी तरह से ये वैल्यू जो होगी ये आपका धनात्मक V0 पीक वैल्यू का वोल्टता है और ये हो गया आपका I0। ठीक, धनात्मक अर्ध। अगर इसका हम इक्वेशन लिखें, समीकरण लिखें, तो क्या लिखते हैं ये कि V0 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी।
ठीक, ये दो इक्वेशन, ये वोल्टता समीकरण है, ये धारा समीकरण है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती धारा समीकरण है। इसको इस फॉर्म में आप दिखा रहे हैं, यानी ये दूसरा फॉर्म अगर इसका इस तरह से भी बनता है कि यहाँ ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, कुछ इस तरह का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका V0 या I0, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा -V0 और I0, ठीक। ये धनात्मक वैल्यू है और ये ऋणात्मक वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से इस साइड आप टाइम टेकन करते हैं, इस समय वोल्टेज या धारा एक्स एक्सिस जो आपने ये एक्सिस बनाई है उसके ऊपर और नीचे कंसीडर करते हैं। तो इसके द्वारा हम ये प्रत्यावर्ती धारा को, अब ये प्रत्यावर्ती धारा दो तरह का होता है, प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार का होता है। प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की होती है, ठीक। पहला है आवर्ती धारा, दूसरा होता है अनावर्ती, ठीक, अनावर्ती धारा। तो आवर्ती धारा जैसा कि प्रत्यावर्ती धारा है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर वो अपने पथ को रिपीट करती है, दोहराती है, जैसे यहाँ के बाद यहाँ आई, फिर पहले जैसे चल रही थी फिर वही पाथ को फिर बना रही है, तो ऐसे धारा को हम आवर्ती धारा कहते हैं। और जो ऐसा नहीं करेगी, सिर्फ एक साइड चलती रहेगी या डायरेक्ट चलती रहेगी, उसको हम अनावर्ती धारा कहेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ कौन सा आवर्ती धारा, ठीक, आवर्ती धारा कहेंगे। अब आवर्ती धारा या वोल्टता होता है, जिसका इक्वेशन आपने ऊपर देखा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा V = V0 sin ωt, I = I0 sin ωt, जहाँ t टाइम है, समय है, और ओमेगा क्या है, ये कोणीय वेग होता है, जो इस इक्वेशन के साइनोसॉइडल वेव है, इसके वजह से इस फॉर्म में दिखाया गया है, इस रूप में, ठीक। यानी हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि जो प्रत्यावर्ती धारा बेटा वो किस फॉर्म में चलती है, वेव फॉर्म में चलती है, यानी तरंग रूप में चलती है। और जब तरंग रूप में चलेगी तो तरंग में आयाम होगा, ठीक, इसके बाद फ्रीक्वेंसी होगी, आवर्तकाल होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इसका आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या है, ठीक। तो आवर्तकाल क्या होगा इसका, धारा का आवर्तकाल, ठीक, टाइम पीरियड, धारा का आवर्तकाल कैपिटल T, ये बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। धारा का आवर्तकाल T = क्या हो जाएगा, 2π/ω, 2π/ω। ओमेगा क्या होता है, गोला W होता है, ठीक है ना, 2π/ω यानी गोला W होता है, ठीक। अब इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, आवृत्ति लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति को हम F से दिखाते हैं या N से दिखाते हैं आप, ठीक है ना। तो N = क्या होता है, 1/T। जैसे आप वेव में तरंग में पढ़े थे, अगर वो तरंग रूप में, यहाँ ये तरंग के रूप में ही प्रत्यावर्ती धारा आगे चलती है, तरंग के फॉर्म में भी चलती रहती है, सिर्फ इस नाते उसमें जैसे वेव में यानी तरंग में जैसे आवर्तकाल होगा, आवृत्ति होगी, उसी तरह से इसमें भी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ω/2π, ठीक, ω/2π, ठीक है ना, ω/2π। ये हो गया बेटा इसका आवर्तकाल और आवृत्ति, ठीक है ना, ठीक है। देख लीजिए, इसके बाद हम इसका निकालेंगे एवरेज वैल्यू, औसत मान। क्या निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे, औसत मान या माध्य मान।
तो औसत मान देखिए, अगर धनात्मक अर्धचक्र के लिए ये है, फिर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ये है। अब यहाँ हो जाएगा T/2 और यहाँ हो जाएगा T, और इस पोजीशन पे लिखेंगे तो T/4 होगा, फिर इस पोजीशन पे लिखेंगे तो 3T/4 होगा। ठीक है ना, 3T/4 होगा। तो ऐसे कंडीशन में तो इसकी ज़रूरत है नहीं, इस नाते हम इसको लिखेंगे नहीं, हम वेव फॉर्म में वेव बताते हैं तब वो लिखा जाता है। हमको इसकी ज़रूरत है आधे चक्र की और पूरे चक्र की। तो 0 से लेकर के यहाँ आधे चक्र तक T½ है, T/2 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक तो फिर आधा चक्र हो गया, तो T/2 और T/2 जोड़ दिए कितना हो गया, T हो गया ना। इसका मतलब कि अगर एक चक्र पूरा करने में हम औसत मान निकालें, औसत मान निकालेंगे तो ये पूरा धनात्मक जितनी वैल्यू उतना ऋणात्मक का औसत मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। यानी प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र पूरा करने में औसत मान क्या होता, 0 होगा, क्योंकि ये आधा यहाँ से यहाँ तक जितनी वैल्यू है उतना ही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का है। तो दोनों को हम औसत मान लिखेंगे, तो इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 अर्धचक्र जोड़ रहे हैं। जैसा कि औसत आप निकालते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, इस नाते आधे चक्र के लिए हम औसत मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधे चक्र के लिए औसत मान निकालेंगे। ठीक, आधे चलते हैं हम लोग, औसत मान निकाल लेते हैं, मिटा देते हैं भाई। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्ट हुआ हम DC यानी दिष्ट धारा से स्टार्ट किए। दिष्ट धारा वो धारा है जो कंटिन्यूअस बहने वाली है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव अर्धचक्र यानी धनात्मक अर्धचक्र होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र होता ही नहीं है। इस नाते वो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट कही जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ हम देखेंगे इसका औसत मान या माध्य मान, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। इसका बेटा प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा का हम औसत मान देखेंगे तो आधे साइकिल के लिए निकालेंगे। कितने लिए निकालेंगे, आधे चक्र के लिए। तो आधे चक्र के लिए निकालते हैं तो होगा क्या कि I एवरेज माध्य मान। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती क्या लिख देना है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, माध्य या औसत मान, औसत मान। ठीक है ना, औसत मान। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, I एवरेज। क्या लिखेंगे बेटा, I एवरेज। I एवरेज निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के T/2 तक आधे चक्र के। चूंकि हमने कहा कि पूरे चक्र के निकालेंगे तो औसत मान 0 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा I dt, और बर्थडे कितना हो जाएगा, क्योंकि समय से भाग देना पड़ेगा तो T/2 समय ले रहा है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कैसे था आधे आगे चक्र के लिए कि आपने स्टार्ट किया तो कुछ इस तरह का था ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पूरा ये आधा चक्र ये जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 की। तो सिर्फ हमको लिया है, यहाँ से हम ले रहे हैं, इसकी वैल्यू ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, यानी यहाँ T/2 है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए है। अभी ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए निकाल करके तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ अभी आपने देखा कि I की वैल्यू होती क्या है, ये समाकलन का चिन्ह है, 0 कहाँ से कहाँ तक T/2, यानी 0 से लेकर के T/2 धनात्मक अर्धचक्र के लिए। ये हो गया I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t dt अपान कितना हो जाएगा T/2। ठीक है ना। चलिए समाकलन कर लेते हैं। तो ये I0 पहले बाहर हो जाएगा, I0, और इसको भी बाहर यहाँ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा I0 2, ये ऊपर चला जाएगा I0 अपान t। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया T/2 sin ओमेगा t,
साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम रखते हैं ना, इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू रखने का मतलब ये हो गया बेटा कि अब समाकलन करेंगे हम, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे कि 2i0 अपान टी, ठीक। यहाँ समाकलन साइन ओमेगा टी का करते हैं तो आ जाता है माइनस कास ओमेगा टी, ठीक, 0 to t/2। ये उच्च लिमिट है, ये निम्न लिमिट है। तो पहले उच्च लिमिट रखा जाता है, थीटा यानी टी के स्थान पे रखा जाएगा स्मॉल टी के, फिर 0 रखा जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं आपका, माइनस साइन यहाँ कर लेते हैं, 2i0 अपान टी, यहाँ हो जाएगा कास ओमेगा, ठीक है ना, t/2 माइनस कास, यहाँ टी के स्थान पे 0 रखेंगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब क्योंकि टी का फार्मूला हम ओमेगा के फॉर्म में रख देंगे तो कुछ कैंसिल होगा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कितना बेटा t इक्वल टू आवर्तकाल कितना पाए थे आप, 2 अपान ओमेगा, 2 अपान ओमेगा। तो ठीक वही वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ, टी पाई यानी 2 अपान क्या हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कास ओमेगा इंटू 2 अपान ओमेगा इंटू 2, ये 2 और माइनस यहाँ कास 0, ये ओमेगा ओमेगा से गया, 2 से गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से जाएगा, ओमेगा ऊपर हो जाएगा, बच जाएगा 2i ओमेगा ना अपान पाई, ठीक, अपान पाई, ठीक है, आई ओमेगा अपान पाई, ठीक। कुछ डिफरेंट इसका मिस्टेक हो गया है क्या यार, यहाँ देखिए कि जैसे इसका ओमेगा टीटा टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो ओमेगा भी साइड में आएगा जब आप करेंगे, ठीक है ना, ओमेगा भी करेंगे। जैसे यहाँ साइन ओमेगा टी था तो डिफरेंशियल डी टी है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में तो ये मल्टीपुल में आएगा, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, ए ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी और ओमेगा आ जाएगा ये, तो ठीक, ये ओमेगा ओमेगा से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, यानी माइनस आई अपान क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कास पाई माइनस कास 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो माइनस आई अपान पाई, यहाँ हो जाएगा -1 और वहाँ 1 माइनस था ही, कास 0 की वैल्यू -1 माइनस माइनस से 2, यानी आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस आई अपान पाई इंटू -2, ठीक। तो बन जाएगा कितना, आई अपान क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, साथ दिखेंगे नहीं, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई क्या बेटा, यहाँ के बाद आ जाती है आपका, यानी आई एवरेज की वैल्यू आ गई माइनस माइनस से प्लस, यानी हो जाएगा 2i अपान पाई, कितना आ गया 2i अपान पाई, जिसकी वैल्यू यानी भाग देते हैं तो आ जाएगा 0.637 i0 है सब, i0 छूट गया है क्या सब जगह से, हाँ बोले भी नहीं तुम लोग, i0 ठीक है ना, क्योंकि ये i0 यहाँ से कॉमन आउट आ रहा है, कोई अलग से नहीं लिखा गया, ये i0 हो गया, यानी आई एवरेज ये हो गया किसमें, धनात्मक अर्धचक्र के लिए। ये क्या बेटा, धनात्मक अर्धचक्र के लिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए लिख सकते हैं, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ठीक है, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, यानी आई एवरेज फिर क्या होगा, वहाँ पे आई एवरेज हो जाएगा
2I0/पाई, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.0637I0। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए लिखेंगे, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए, ठीक। धनात्मक अर्धचक्र के लिए, धनात्मक ऐसे लिखते हैं अर्धचक्र, V = V0, क्या हो जाएगा आपका V एवरेज क्या हो जाएगा आपका 2V0/पाई, ठीक। और यहाँ हो जाएगा फिर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, V एवरेज ये हो जाएगा 2V0 - sin/पाई। बाकी वैल्यू वही होगी, इसमें आप भाग देंगे तो हो जाएगा 0.637 V0, ये हो जाएगा -0.637 V0, ठीक। ये था आपका औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है ना, औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। नोट कर लीजिए बराबर। ये स्टेप शायद वीडियो में नहीं आ रहा, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके ये लाइन यहाँ भी लिखी जा सकती है। अगला स्टेप कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी -I0, ये आपका -I0/पाई और आ जाएगा -2, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, आ जाएगा आपका दिस, ठीक है। कितना है ये I एवरेज के बराबर है, I एवरेज है, ठीक। I एवरेज = दिस है। यहाँ नीचे वाला स्टेप छूट गया था, इस नाते फिर से लिखना पड़ा वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए कहा लीजिए, तो ये प्रत्यावर्ती धारा बेटा कुल मिलाकर के हमको वेव समझना है। अब धारा कैसे बहेगी, जो से अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घर में लाइन आती है, वो लाइन जो है वो धारा हमेशा वेव फॉर्म में यानी तरंग रूप में चलती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, यानी तरंग रूप में ऐसे चलती है, कैसे ऐसे, ठीक। तरंग फॉर्म में चलती है, तरंग रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। इसी नाते जो है ये कभी धनात्मक अर्धचक्र को लेती है, कभी ऋणात्मक अर्धचक्र फॉर्म बनाती है, रूप बनाती है, ठीक। तो इसमें आधे चक्र के लिए अभी आपने माना कि आधे चक्र के लिए क्या होगा, उसी तरह से अगर ये भी लिखा जाए कि T/2 से T तक लिखा जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए और धनात्मक अर्धचक्र के लिए आपने लिखा, उसी तरह से अगर अगली वैल्यू लिखा जाए कि ऋणात्मक अर्धचक्र, ठीक है ना, ऋणात्मक अर्धचक्र जो लिखा है आपने वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ऋणात्मक अर्धचक्र का जो लिमिट है वो T/2 से T तक है। कहाँ तक है, अगर इसका लिमिट जैसे यहाँ आपने देखा 0 से T/2 तक है, तो इसकी लिमिट अगर देखेंगे ऋणात्मक अर्धचक्र की, तो ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, T/2 से लेकर के T तक, ठीक। ये ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए है, किसके लिए है, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र बने, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। हमें लगता है कि पहले दिन है, स्टार्टिंग का थोड़ा सा चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो आप लोगों को नई चीज़ होती है, थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, बट जैसे जैसे आप आगे आएगा, अब हम IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग मूल माध्य मान निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा का। इसके बाद हम देखेंगे कि अब परिपथ में इसका असर क्या है, क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, कैसे कब आगे चलेगी इन दोनों में, V यानी वोल्टता और धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता में
कैसा रिलेशन है, कौन आगे चलता है, कौन पीछे चलता है, कब साथ साथ दोनों चलते हैं, उसमें उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस प्रत्यावर्ती या विद्युत धारा परिपथ में कौन कौन सी चीज़ें यूज की गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में लाई गई हैं। जैसे अभी आपने उधर संधारित्र पढ़ा, ठीक है ना, इसके बाद प्रतिरोध पढ़ा, तो उसके पहले वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़े तो किसी विद्युत परिपथ में अगर हम प्रतिरोध लगा देते हैं या क्या करते हैं कि संधारित्र लगा देते हैं या प्रेरण लगा देते हैं, प्रेरकत्व लगा देते हैं यल, तो इनके द्वारा उस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता उस परिपथ में साथ साथ चलेंगी कि कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ चलिए कि इतना दिमाग में रहे कि प्रत्यावर्ती धारा सदैव तरंग के रूप में चलती है, जिसमें धनात्मक अर्धचक्र होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र होता है, और जब वेव फॉर्म में चलेगी तो उसमें आवर्तकाल होगा, आयाम होगा और आवृत्ति होगी, ठीक। उसके लिए आप आई एवरेज यानी माध्यमान निकाले, माध्यमान में ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, ओके।